कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला वो रिवीजन बहुत बार करेंगे तो चीजें अपने आप याद आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बार किया था तो अच्छा लगा ना, इस बार लिख करके आता है सब भरते जाओ भरते जाओ। क्या फर्क पड़ता है? ठीक हो गया आज तो 1.5 घंटे तो दुखे थे, ठीक हो गया तुम्हें क्या? नहीं मैम पूरा अटेम्प्ट हो सकता था तो ले लेते, मांगते तो सही मांगे मैं तो किसी को नहीं डांटती, कहाँ डांटती हूँ इस क्लास में कहाँ डांटती हूँ? चलो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 5, दैट इज हमारा आधा एसएम कंप्लीट हो चुका है, 50% कोर्स हो चुका है एसएम का और 50% ही बाकी है एसएम। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। बच्चों बिजनेस लेवल कौन सा लेवल था? जो अपने आप में इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रीट होता था, उसके खुद के अपने डिपार्टमेंट्स, खुद के अपने फंक्शंस होते थे। जैसे अगर अपन आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में जो उसके होटल्स, जो उसकी स्टेशनरी, जो उसका टबैको का बिजनेस है, वो कौन सा लेवल है उसका? बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल के जो मैनेजर्स हुआ करते थे उनका नाम क्या हुआ करता था? जनरल मैनेजर्स हुआ करता था। तो आज अपन वही पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे बिजनेस लेवल पे क्या स्ट्रैटेजीज बनाते हैं वो पढ़ेंगे। बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजीज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे माइकल पोर्टर के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस थे। याद है आप लोगों को? कौन से थे? पावर ऑफ पढ़े थे, उन्हीं 5 फोर्सेस को मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ये बच्चों क्या हैं? ये बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजीज नहीं है। अगर आपसे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी पूछी जाए तो जो हम अभी पढ़ेंगे वो नहीं लिखना, वो किसके अंदर लिखना है? ये किसके अंदर लिखना है? माइकल पोर्टर के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। माइकल पोर्टर बताते हैं कि 5 प्रेशर्स, 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कंपटीशन जो है वो क्रिएट होता है। वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन सा था बच्चों? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। कोई भी नया बंदा मार्केट में एंटर करता है तो उसकी वजह से जो कंपटीशन है वो क्या हो जाता है? आपका इंक्रीज हो जाता है। नए बंदे की वजह से क्यों मार्केट कंपटीशन बढ़ जाता है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर हिल जाता है, तो कंपटीशन जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया। नया बंदा है, नया प्रोडक्ट लेकर आएगा, नए कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स लेकर आएगा, तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं कई बार उनकी प्राइस और उनकी प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि मार्केट में जब तक टेलीकॉम सेक्टर्स में जियो नहीं आया था तब तक सब लोग अपने मनमर्जी रेट्स चला रहे थे और अथाह पैसा कमा रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे। जैसे ही जियो आया, जियो ने क्या किया? आते ही फ्री में सर्विसेज दे दी। फ्री में 2 साल 3 साल तक तो जियो ने ना तो सिम के पैसे लिए, ना ही उसने कॉल चार्जेस और नेट के पैसे लिए। तो जब 3 सालों तक जियो ने पैसे नहीं लिए तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन ने अपना नेटवर्क कहाँ स्विच कर लिया? जियो में। अब जियो वाला रिचार्ज मांगता है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? एयरटेल वालों को अपनी प्राइस भी कम करनी पड़ी और एयरटेल वालों का प्रॉफिट जो है वो भी कम हो गया।
तो नया बंदा आया, उसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हुआ और उसकी वजह से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ी और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गया। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब जो नया बंदा आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसकी रेपुटेशन, इन सब चीज़ों को नुकसान होता है कोई नया बंदा आ जाता है। इसीलिए ताकि कोई नया बंदा आसानी से घुस ना सके उस इंडस्ट्री में, इसलिए उस इंडस्ट्री में क्या लगाए जाते हैं, एंट्री बैरियर्स लगाए जाते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं एंट्री बैरियर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई और अंदर एंटर ना कर सके, कुछ हर्डल्स, कुछ रुकावटें लगा दो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ताकि नया बंदा आसानी से नहीं घुसेगा, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को नुकसान कम होने के चांसेस हैं। तो कौन से एंट्री बैरियर्स हो सकते हैं? पहला एंट्री बैरियर है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको एंटर करने के लिए बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? मेडिसिन। आज अगर मेरा मन करता है कि मेडिसिन की मैं फैक्ट्री खोल लूँ, तो मेडिसिन की फैक्ट्री खोलना आसान नहीं है। उसमें पहले तो मुझे बहुत सालों तक R&D करना पड़ेगा, रिसर्च, फिर उसके बाद मुझे बहुत पैसा खर्च कर कर वो रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह को बुलाकर कोई मेडिसिन डेवलप। अब मेडिसिन बन गई तो वो मेडिसिन सही बनी है या गलत, उसके लिए उसके ट्रायल्स चलते हैं, ट्रायल 1, ट्रायल 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 एंड सो ऑन। फिर पहले वो एनिमल्स पे टेस्ट होता है, थोड़े से एनिमल्स, फिर बहुत सारे एनिमल्स, फिर कुछ लोगों के ऊपर, फिर ज़्यादा लोगों के ऊपर, फिर वो फाइनली उसको अप्रूवल मिलता है तो वो मेडिसिन जाकर नॉर्मल पब्लिक में आती है। फिर भी नॉर्मल पब्लिक और नॉर्मल डॉक्टर उसको रेफर करेगा नहीं करेगा वो कैसे पता चलेगा? उसका ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए उनको इतने सालों तक उस चीज़ पे पैसा खर्च करना पड़ता है। जो उसके फेजेस चलते हैं, टेस्ट फेजेस चलते हैं, उसमें उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हर इंसान की बस की बात नहीं है फार्मास्यूटिकल में घुसने की। मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं फार्मास्यूटिकल में एंटर नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत बिजनेस पैसों से मैं फार्मास्यूटिकल में एंटर नहीं कर सकती। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, गाड़ियों की। मेरा मन किया, मेरे पास पैसा है, मैं गाड़ी की फैक्ट्री खोलूँ। गाड़ी की फैक्ट्री खोलना आसान नहीं है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा R&D करना पड़ेगा, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर लोगों को अवेयर करवाना कि मेरी ये गाड़ी है, ये अच्छी है, वो पता नहीं खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले अगर उस इंडस्ट्री में आपको कैपिटल, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, तो आम इंसान, नॉर्मल लोग, कोई भी उसमें आसानी से एंटर करना पसंद नहीं करता। तो वो क्या हो गया? एंट्री बैरियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट एंट्री बैरियर है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, वो ऑलरेडी 15 सालों से उस इंडस्ट्री में, अब 15 सालों से है तो ऑब्वियसली मार्केट में उसका सामान बिक रहा है तो उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम आ रही है। जब उसकी कॉस्ट इतनी कम आ रही है तो कोई भी नया बंदा, बी वाला है, उसके पास भी बहुत पैसा है, पर बी वाला इस इंडस्ट्री में घुसेगा, घुसते ही पहले तो लोग उसका सामान नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा आएगी। जब वो कॉस्ट ज़्यादा तो वो प्राइस भी ज़्यादा लगाएगा, वो प्राइस ज़्यादा लगाएगा तो लोग उससे कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे तो ये बी वाला ऑटोमेटिकली उस बिजनेस से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से भी एंट्री बैरियर क्रिएट हो सकता है कि अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स की कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम आ रही है तो नया बंदा ये सोचेगा घुसने से पहले कि मेरी भी कॉस्टिंग इतनी कम आनी चाहिए तब तो मैं उस बिजनेस में घुसूं, अदरवाइज घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नया बंदा उस बिजनेस में आसानी से एंटर करने की कोशिश नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल छोड़ देना, मत पढ़ना। नेक्स्ट है आपका दैट इज नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनका प्रोडक्ट यूनिक है इन द आईज ऑफ द कस्टमर, कुछ अलग है प्रोडक्ट में, या तो वो फिजिकली अलग दिखता है या वो परपेचुअल डिफरेंस है। परपेचुअल मतलब उसको यूज करने में कुछ आपको डिफरेंस
डिफरेंस फील हो रहा है, या तो वो दिखने में अलग है, कुछ यूनिक है, उसकी डिजाइन अलग है, या फिर आपको यूज करते हो तो फील अलग आता है उसकी वजह से। मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो अलग है, बाकी सबसे कुछ अलग है, उसका एसेंस अलग, उसकी स्मेल अलग, उसका काम करने का तरीका अलग, कुछ भी अलग हो सकता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट अलग है एग्जिस्टिंग प्लेयर का, तो नया बंदा अगर मार्केट में घुसता है उस इंडस्ट्री में, तो उसको भी क्या सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे भी मेरा सामान बेचना है तो मेरा प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, यूनिक। यूनिकनेस डेवलप करने के उसको बहुत ज़्यादा R&D, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उतना हर किसी के पास नहीं होता, और स्टार्टिंग फेज में वो यूनिकनेस उतना डेवलप नहीं कर सकता, तो वो नया बंदा आसानी से उस मार्केट के अंदर एंटर नहीं करेगा। जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक एंट्री बैरियर हो गया। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि R&D करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट क्या हो सकती है बच्चों, नाम से क्या समझ में आ रहा है, स्विच करने वाली जो कॉस्ट होती है उसे क्या कहते हैं, स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है मार्केट में, विंडोज चल रहा है, ठीक है। अब विंडोज चल रहा है, विंडोज सबको यूज में लेना आता है, ऑलरेडी अपन इतने सालों से विंडोज को काम में ले रहे हैं, विंडोज कोई भी वर्जन अपन सब काम में ले सकते हैं लैपटॉप में। एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया दैट इज लाइनेक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नया वाला आया तो नया वाला उसको कस्टमर खींचने पड़ेंगे, मतलब उसका नया ऑपरेटिंग सिस्टम लोग क्यों खरीदेंगे, तो उसको विंडोज के कस्टमर अपने पास खींचने पड़ेंगे। अब जो विंडोज के कस्टमर को बोलेगा कि मेरा लाइनेक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लो, तो वो कहेंगे कि हम पहले तो आपका प्रोडक्ट टेस्ट करके देखेंगे कि सही भी चल रहा है या खराब चल रहा है, फिर वो उसकी प्राइस के लिए क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे कि अगर विंडोज मुझे 10,000 रुपये में मिल रही है लाइसेंस विंडो, और आप मुझे अगर ये चीज़ 5,000 में दो तो मैं आपका लूँ, नहीं तो मैं विंडोज क्यों छोड़ूं, क्योंकि नया है आपका सामान, तो मैं नया आसानी से नहीं लेना पसंद करूँगी, तो मैं उसकी प्राइस के लिए नेगोशिएट करूँगी। प्लस लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लाइनेक्स आपको यूज़ करना नहीं आता, तो लाइनेक्स को यूज़ में लेने के लिए मुझे उनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कैसा क्या होता है, कैसे काम करेंगे, कैसे खुलेगा, कैसे बंद होएगा, क्या होएगा। अगर ये वाली जो कॉस्ट होती है इसे कौन सी कॉस्ट कह देते हो आप, स्विचिंग कॉस्ट कह देते हो। अगर आपकी स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, मतलब अगर उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसमें उसका समय बहुत खर्च हो रहा है, उसका पैसा भी खर्च हो रहा है, तो अपन आसानी से इतना समय देना नहीं चाहते नए चीज़ों के ऊपर, तो अपन पुराने पे ही अपन स्विच्ड रहते हैं। तो जब अपन पुराने प्रोडक्ट पे ही स्विच्ड रहेंगे, नया प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, तो वो नए वाले के लिए क्या हो गया, एक अपने आप में एंट्री बैरियर हो गया। तो अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स स्विचिंग कॉस्ट, मतलब अगर मेरे प्रोडक्ट छोड़कर आप किसी और का प्रोडक्ट यूज में लोगे तो आपकी स्विचिंग कॉस्ट उसकी ज़्यादा आएगी, तो कस्टमर कभी भी आसानी से स्विच करना पसंद नहीं करेगा। जब कस्टमर स्विच ही नहीं करेगा तो नया प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, तो वो अपने आप उसके लिए क्या हो गया, एक एंट्री बैरियर हो गया। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। कोई नया बंदा आया, उसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हो गया, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, आपका मार्केट शेयर कम हो गया। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो क्या लगा देते हैं, एंट्री बैरियर्स। पहला एंट्री बैरियर कौन सा था बच्चों, कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, तो नया बंदा आसानी से नहीं घुसेगा। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट कौन सा एंट्री बैरियर है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर रहे हो ऑलरेडी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, कॉस्ट पर यूनिट कम, तो नए बंदे के लिए स्टार्टिंग में इतनी कम कॉस्ट लाना पॉसिबल नहीं है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एंट्री बैरियर। नेक्स्ट एंट्री बैरियर कौन सा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का अलग है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और इन टर्म्स ऑफ परपेचुअल, किसी भी तरीके से वो यूनिक है, अलग है, तो नए बंदे को वो यूनिकनेस डेवलप करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो सबके लिए फीजिबल ऑप्शन नहीं होता, तो वो भी उसके लिए क्या हो गई, एक एंट्री बैरियर। नेक्स्ट एंट्री बैरियर कौन सा है, स्विचिंग कॉस्ट।
कि जब कोई नया बंदा आता है तो उसको पुराने कस्टमर्स को, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करना पड़ता है, अपने पुराने कस्टमर्स को स्विच करवाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए। तो जब भी कस्टमर स्विच करेगा कोई नए प्रोडक्ट में, तो नए प्रोडक्ट को वो पहले टेस्ट करके देखेगा, उसके लिए प्राइस को नेगोशिएट भी करेगा, एंड उसके लिए हो सकता है कई बार उसको ट्रेनिंग भी लेनी पड़े। तो अगर उस कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, तो कभी भी कस्टमर वो स्विच करना पसंद नहीं करेगा, तो वो उसके लिए एक एंट्री बैरियर हो गया। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें विंडोज एंड लाइनक्स। देन नेक्स्ट आपका जो एंट्री बैरियर है वो कौन सा एंट्री बैरियर है आपका? ब्रांड आइडेंटिटी। देखो, वैसे तो सब लोग जानते हैं ब्रांड क्या होता है, मार्केट में ब्रांड चलता है। जो सामान बहुत महंगा आ रहा है और लोग इनफ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे हैं, जैसे कि कार, जो मिडिल क्लास होता है वो अपने जीवन में, पूरे जीवन में एक या दो गाड़ी से ज़्यादा नहीं खरीदता, तो उसके लिए ये कार क्या है? बहुत महंगी चीज़ है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, तभी वो पूरे जीवन में, पूरी जीवन की कमाई लगाकर या तो एक गाड़ी या दो या कई बार एक भी नहीं खरीदता। और वो बहुत इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट है, वो बार बार नहीं खरीद रहा, एक बार या दो बार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं खरीदता। तो जो बहुत महंगा सामान है और वो बहुत इनफ्रीक्वेंटली अगर परचेज किया जा रहा है, तो मिडिल क्लास क्या चाहेगा कि मैं गाड़ी कौन सी खरीदूं? जो ब्रांडेड हो, जिसका नाम हो मार्केट के अंदर। मैं ऐसे ही, जब मैं मेरे जीवन की कमाई इस चीज़ पे लगा रही हूँ, तो मैं अच्छे से देखकर उस पर पैसा लगाऊंगी कि वो सामान का ब्रांड होना चाहिए, नाम होना चाहिए, गुडविल होनी चाहिए, तो मैं उस पर पैसा खर्च करूंगी, और हर किसी पे मैं पैसा खर्च नहीं करूंगी। और नए प्लेयर्स को मार्केट में अपना ब्रांड जमाना, उसमें समय बहुत खर्च होगा, उसमें पैसा बहुत खर्च होगा, लोगों को अवेयर करवाने में उनको टाइम बहुत लगेगा, तो वो उनके लिए इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक एंट्री बैरियर हो जाएगा। तो ब्रांड आइडेंटिटी, जो सामान बहुत कम खरीदते हैं और बहुत महंगा जो सामान होता है, तो नया कोई बंदा है उसके लिए एक डिफ़िकल्टी है ब्रांड बनाना। ब्रांड बनाने में बहुत टाइम खर्च हो जाता है, तो इसीलिए वो उसके लिए क्या हो गया? एक एंट्री बैरियर हो गया। इसका एग्जाम्पल छोड़ दो, मत करना। देन नेक्स्ट क्या है आपका? एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कई बार क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्वायर कर लिया। वैसे तो आजकल सब लोग, इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग नेट पे ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, बट कई लोग फिर भी फिजिकल मार्केटिंग में बिलीव करते हैं, ऑनलाइन में इतना नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर झुंझुनू की बात करूँ, सपोज झुंझुनू में कोई कंपनी है ABC, ठीक है। अब इस ABC कंपनी में इन्होंने पूरा का पूरा झुंझुनू का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो उन्होंने खुद ने पूरा कवर कर रखा ऑलरेडी, एग्जिस्टिंग प्लेयर ने। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब झुंझुनू में जो भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, झुंझुनू में जो भी ट्रक्स होंगे, जो भी कुरियर सर्विसेज होंगी झुंझुनू के अंदर, जो भी झुंझुनू में डिलीवरी बॉयज़ होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते होंगे, ऑलरेडी इन लोगों ने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को ऑक्यूपाई कर रखा है, पूरा या मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर रखा है। अब कोई नई कंपनी आई XYZ लिमिटेड, अब उसके पास पैसा तो है, उसने झुंझुनू में अपना बिजनेस खोल तो लिया। अब खोल लिया तो सामान अगर उसको पहुंचाना है तो उसको कोई ना कोई साधन की जरूरत होगी, वो खुद थोड़ी ना घर घर जाकर सामान डिलीवर करेगा। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद के ट्रक्स खरीद सके, बट जो वैसे पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन थे वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो तो ऑलरेडी बुकड है। तो जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो आप अपना सामान कस्टमर को टाइम पे नहीं दे पाएंगे। ट्रक वो लेने गया तो उन्होंने कहा 5 दिन बाद हमारा ट्रक फ्री है, तो 5 दिन बाद आपका सामान डिलीवर हो जाएगा। कस्टमर तक लेट पहुंचेगा, वो आपके हैप्पी नहीं रहेगा, उसका फीडबैक अच्छा नहीं रहेगा, वो आपसे दोबारा कभी सामान नहीं खरीदेगा, तो वो भी क्या हो गया? आपके लिए एक एंट्री बैरियर हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ही अनअवेलेबल, अगर आप उनको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे एग्जिस्टिंग फर्म्स ने, क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा कवर कर रखा है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वो नए प्लेयर्स के लिए क्या हो गया? एक एंट्री बैरियर हो गया। आया समझ में बच्चों? अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, कोई नया बंदा आता है उसकी वजह से अपन को थ्रेट होता है, तो इसीलिए अपन क्या लगा रहे हैं? एंट्री बैरियर्स।
लास्ट जो एंट्री बैरियर है वो क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। एग्रेसिव मतलब अग्रेसिव, गुस्सा कुछ, रिटेलिएट मतलब बाहर निकालना, उसको घुसने नहीं देना। कई बार क्या होता है, फर्म्स जानबूझकर नए बंदे को नहीं घुसने देती। कैसे? एग्जाम्पल, कोई कंपनी है ए, ठीक है, वो कंपनी किसका काम करती है? फुटवेयर की उसकी फैक्ट्री है। ये ऑलरेडी 20 सालों से फुटवेयर बेचते हैं, ऑलरेडी 20 सालों से बेचते हैं, तो इनका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, कॉस्ट पर यूनिट कम, तो इसकी वजह से उनके एक फुटवेयर की कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 50 रुपये। मैं ये किसकी बात कर रही हूँ? कॉस्टिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। उनका मार्केट सेट है, उनके डीलर सेट हैं, कस्टमर सेट हैं, सब सेट है उनका। अब एक कंपनी है बी, ये बी वाले लोग का पहले दूसरा बिजनेस था, इनके पास अथाह पैसा है, अथाह खूब पैसा। इनको क्या करना है? इस ए को मार्केट से बाहर निकालना है, ठीक है। अब बाहर निकालने के लिए उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 1-2 साल नुकसान भी भुगत लूँ, पर मुझे इस ए को बाहर निकालना है। उसने भी क्या करा? खुद का फुटवेयर का बिजनेस शुरू कर लिया, सारे एंटी बैरियर हटाकर पैसा लगाकर डाल ली फैक्ट्री। अब फैक्ट्री डाल ली इन्होंने, तो स्टार्टिंग में इनकी कॉस्ट आ रही थी 60 रुपीज़, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी कर लो आपकी कॉस्टिंग कम नहीं आ सकती जो उसकी कॉस्टिंग कम आ रही थी। फिर भी उसने नुकसान भुगत कर ये 50 का सामान कितने में बेच रहे थे? 55 में, तो इनको 5 रुपये पर पीस प्रॉफिट हो रहा था कंपनी ए को। इन्होंने क्या किया कि 60 वाले में को भी 55 में बेचने लगे, मतलब कॉस्टिंग जो आ रही है उससे कम में भी सामान बेचने लग गए, जो जियो ने किया था स्टार्टिंग में कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नुकसान भुगत लेंगे, 2-3 सालों में मार्केट हमारा सेट हो जाएगा, लोग हमसे खरीदने लग जाएंगे, तो ए जो है वो ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाएगा या उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, तो वो नुकसान भुगतने को तैयार हो गए। अब इनको इस पे 5 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस, और अभी इनको क्या हो रहा है? 5 रुपीज़ का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। पर ए वाले लोग थे इंटेलिजेंट, वो इतनी जल्दी तो ना बाहर निकल जाएंगे, 20 सालों से अपना काम जमाए बैठे हैं, तो निकल थोड़ी ना जाएंगे वो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मुझे नहीं कमाना प्रॉफिट, 20 सालों में बहुत पैसा कमा लिया। वो अपना सामान कितने में बेचने लग गए? 50 में। 50 में बन रहा है, 50 में बेचो। इसने भी 50 में बेचने लग गया। अब इसको नुकसान पर पीस कितने का होने लग गया? 10। यहाँ तक उसने भुगत लिया। अब ए वालों ने क्या किया? अपना 45 में सामान बेचने लगे। उन्होंने कहा हम 6 महीने नुकसान भुगत लेंगे, इतना पैसा कमाया है तो 6 महीने हम नुकसान भी भुगत सकते हैं। 45 कर दिया। अब ये 45 नहीं कर सकता बच्चों, इसको ऑलरेडी इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ये अपनी प्राइस और कम नहीं कर सकता। तो बी वाला जो बंदा है वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। ये है पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। अग्रेसिव मतलब जानबूझकर ए वाले ने बी को घुसने ही नहीं दिया, जानबूझकर उसने अपनी प्राइस इतनी कम कर दी कि बी वाला वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था, तो वो जानबूझकर उसको उस बिजनेस में एंटर ही नहीं करने दे रहा। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? Sometimes the mere threat of aggressive retaliation by incumbents can deter entry by other incumbents, मतलब ए ने एंटर नहीं करने दिया बी को। आ गया समझ में? तो ये सारे मेरे ख्याल से तो ए वाली फॉर्म इनकम्बेंट्स होगी, बाकी गूगल पे देख लेना एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इनकम्बेंट्स का। ठीक है, तो एंट्री बैरियर्स मतलब कोई नए बंदे को हम घुसने ही नहीं दे रहे उस इंडस्ट्री के अंदर, तो घुसने ही नहीं दे रहे तो उसके लिए आपने क्या लगा दिए? एंट्री बैरियर्स। एंट्री बैरियर्स में पहला क्या था? आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि अगर आपको एंटर करने के लिए बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत है तो नया बंदा एंटर नहीं करेगा, वो उसके लिए एक एंट्री बैरियर हो गया। फिर क्या था? नेक्स्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट कम। नए बंदे के लिए इतनी कम कॉस्ट पे सामान बेचना पॉसिबल नहीं है, तो वो उसके लिए एक एंट्री बैरियर हो गया। थर्ड क्या था? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट अलग होना चाहिए फिजिकल और परपेचुअल टर्म्स में। नए बंदे के लिए यूनिकनेस क्रिएट करने में समय पैसा बहुत खर्च होगा, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो उसके लिए एंट्री बैरियर हो गया। फोर्थ क्या था? स्विचिंग कॉस्ट,
जब भी कोई नया बंदा आता है उसको पुराने कस्टमर्स को स्विच करवाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए। तो जब भी कस्टमर स्विच करता है उसको वो पहले टेस्ट करेगा, उसके लिए नेगोशिएट करेगा और उसके लिए ट्रेनिंग लेगा। अगर कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो स्विच नहीं करेगा, तो वो एंट्री बैरियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ एंड लाइनर। नेक्स्ट क्या था आपका? ब्रांड आइडेंटिटी। जो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, बहुत कम खरीदे जाते हैं, कस्टमर वो सामान ब्रांडेड सामान ही खरीदता है। तो नए बंदे के लिए ब्रांड क्रिएट करना, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो वो उसमें नए बंदे के लिए वो क्या हो गया? एक एंट्री बैरियर हो गया। नेक्स्ट क्या था बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, नए बंदे को नहीं मिल रहा है एक्सेस, तो वो उसके लिए क्या हो गया? एंट्री बैरियर हो गया। एंड लास्ट क्या था? पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन, कि जानबूझकर एग्जिस्टिंग फर्म्स नई फर्म को घुसने नहीं दे रही, वो अपनी प्राइस इतनी कम कर देती है कि नई फर्म्स वहां तक नहीं पहुंच सकती, तो वो एंटर नहीं कर पा रही है। टोटल 7 अपने एंट्री बैरियर्स हैं। एक बार बोलो मेरे साथ कौन से थे? पहला था एक बार आप लोग खुद बोलो, देखो 7 के 7 बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे? बोल पा रहे हो? तो क्या था? कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। ये क्या है? हमारे एंट्री बैरियर, ताकि कोई आसानी से उस इंडस्ट्री में एंटर ना कर सके। नेक्स्ट माइकल पोर्टर का नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव फोर्स है, दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। क्या होता है बच्चों बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स? बायर्स बार्गेन कर सकते हैं, बायर्स मोल भाव कर सकते हैं कि ये चीज ऐसे करो। मतलब बायर्स यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, बायर ओरिएंटेड मार्केट चल रहा है। बायर बोलेगा ये सामान इतने में बेचना है, तो सप्लायर को उतने में ही वो सामान बेचना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, टेलीकॉम सेक्टर की अगर अपन बात करो, तो टेलीकॉम सेक्टर्स में उसके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं। एयरटेल नहीं तो जियो, जियो नहीं तो वोडाफोन, वोडाफोन नहीं तो कौन से नेटवर्क्स आते हैं? रिलायंस, BSNL, उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, एयरटेल वालों ने सपोज आपके किसी चीज़ के चार्ज काट लिया बेमतलब का, जो आपने कुछ यूज़ में नहीं लिया, तो आप उसके कस्टमर केयर पे फ़ोन करके क्या बोलते हो? जैसे हमने तो बहुत किया, पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया। आप उनको धमकी देते हो कि मेरे ये पैसे वापस कर दो, अदरवाइज मैं दूसरा नेटवर्क पे स्विच कर लेता हूँ। ऐसा कभी धमकी दी है? अब इतना होता नहीं है, पहले बहुत होता था। पहले ये धमकियाँ चल जाती थी, पहले उनको धमकी दी जाती थी फ़ोन करके कि हमारे ये वाले पैसे दे दो, हमारा नेट गलत ख़त्म कर दिया आपने, हमने तो यूज़ में नहीं लिया, हमें ये चीज़ वापस दे दो, नहीं तो हम दूसरे नेटवर्क पे स्विच कर लेंगे। और फिर वो एक्चुअली वो वापस दे देते थे। तो ये होता था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स के पास बार्गेन पावर है, क्यों? क्योंकि उसके पास मल्टीपल सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। उसको पता है ये सप्लायर नहीं तो मुझे ये वाला सप्लायर सामान दे देगा, ये नहीं तो मुझे ये वाला सामान दे देगा। तो बायर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। अगर अपन टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बहुत हाई है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं। एयरटेल नहीं तो वोडाफोन, वोडाफोन नहीं तो जियो, जियो नहीं तो BSNL एंड सो ऑन, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। यहाँ बायर डिसाइड करेगा कि मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी और क्या नहीं होगी, बायर्स डिसाइड करते हैं। बायर्स की वजह से मार्केट में कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। कब? जब बायर्स के पास पूरा नॉलेज हो कि कौन से सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट हैं और उनका क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट मतलब अगर मुझे टेलीकॉम सेक्टर चाहिए तो कहाँ पे टेलीकॉम सर्विसेज मुझे मिल सकती है? एयरटेल, वोडाफोन, BSNL। अगर मुझे ये पता है तो मैं अपना वो झाड़ सकती हूँ कि ये कर दो, नहीं तो मैं इसके पास चली जाऊँगी, ये कर दो। अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मैं बिना बार्गेन पावर यूज़ में नहीं ले सकती। दस चैलेंजिंग द प्राइस बीइंग चार्ज्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो जो बायर्स हैं वो उनकी प्राइस को चैलेंज कर सकते हैं। अगर बायर आपके ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, मतलब वो बिग बायर्स हैं, जैसे अंबानी टाइप्स कोई बायर है। अगर अंबानी किसी बैंक का कस्टमर है
अंबानी होगा ना, किसी बैंक का कस्टमर तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो उसका पैसा जमा होता ही होगा। तो अगर अंबानी बैंक का कस्टमर, अंबानी ने ये कह दिया कि मुझे संडे को भी ये सर्विसेज चाहिए, तो वो देंगे नहीं देंगे? देंगे, क्योंकि अंबानी का हम तो हाथ जोड़ कर खरीदेंगे, वही उनका करता धरता है, जो वो कहेगा वही सारा काम उनको करना पड़ेगा। तो अगर आप बिग बायर्स हो, अगर आप उसके ऊपर अपना मेजर पैसा खर्च करते हो, आप उसको कहोगे कि आज मुझे ये सामान इतने में लगा कर दे, या ये सर्विसेज एक्स्ट्रा दो, या ये कर दो, संडे को दो, ओवरनाइट सर्विसेज दो, रात को 12 बजे सर्विस दो, तो आपकी वो पावर वहाँ पे चल जाएगी। तो अगर आपके बायर्स बहुत बड़े बायर्स हैं, मतलब वो फेवरेबल टर्म्स, वो डिमांड कर सकते हैं, अपने फेवर के अकॉर्डिंग वो डिमांड कर सकते हैं, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर वर्क करता है। अगर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट उनके लिए इतना क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल होगा तो उनसे ही खरीदना पड़ेगा, पर मेरे को ज़रूरत है ही नहीं, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप दे रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरे से खरीद लूँगी। अगर उसका सामान मेरे लिए इतना स्पेशल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी मैं मेरी क्या बार्गेनिंग पावर को यूज़ में ले सकती हूँ। अगर बायर्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं देन सप्लायर से, तो बार्गेनिंग पावर एंड दे कैन ईजिली स्विच टू द सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, आसानी से अगर वो स्विच कर पा रहे हैं, उनकी इतनी ज़्यादा स्विचिंग कॉस्ट नहीं लग रही है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो है वो वर्क कर सकता है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कब कब वर्क करता है बच्चों? जब उसके पास फुल नॉलेज हो, जब वो बिग बायर्स हो, बहुत सारा पैसा आपके प्रोडक्ट पे खर्च करते हो, और जब इतना क्रिटिकल नहीं हो प्रोडक्ट, वो आसानी से दूसरे पे स्विच कर सकते हैं, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्रिएट हो सकता है। और वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो एज कम्पेयर टू सप्लायर्स, उनके पास मल्टीपल, हाँ मतलब ज़्यादा उनका संगठन ज़्यादा हो, वो वाला कंसेप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे। बायर्स मतलब ज़्यादा कंसंट्रेट, मतलब ज़्यादा कम्युनिटी, ज़्यादा ग्रुप में रहकर काम कर रहे हो। जैसे आपकी क्लास में एक जने ने कहा आज हमें नहीं पढ़ना, पर अगर बाकी लोग तैयार हैं हम पढ़ लेंगे, तो उस बच्चे की कोई बात सुनेगा? पर अगर एक कह दे नहीं पढ़ना और सारे शुरू हो जाए नहीं पढ़ेंगे, तो सुननी पड़ेगी ना। यहाँ मोनोपोली चल रही है, क्या करेंगे? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, गलत एग्जाम्पल दे दिया इस क्लास को। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या होता है? ये भी कोई होता है क्या कॉम्पिटिटिव प्रेशर? क्या होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स? कई बार क्या होता है, जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स कौन होते हैं बच्चों? जो रॉ मटेरियल देंगे आपको, ठीक है, वो लोग कम्युनिटी बना लिया, उन्होंने कह दिया हम तो इतने में रॉ मटेरियल बेचेंगे, खरीदना हो तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। अगर सप्लायर्स मार्केट में लिमिटेड सप्लायर्स हैं, अगर आपके बच्चों सप्लायर्स लिमिटेड हो, ध्यान दो, सप्लायर्स लिमिटेड हो, लिमिटेड मतलब सपोज सामान बेचने वाले ये 4 ही सप्लायर हैं, इन चारों ने संगठन बना लिया, ग्रुप बना लिया कि हम जो रॉ मटेरियल पहले 50 रुपए का मिल रहा था, हम वो 75 से कम नहीं बेचेंगे। उन चारों में से कोई भी नहीं बेचेगा अगर वो चारों ऐसा कुछ कर लेते हैं।
ठीक है, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव नहीं है, गिनती के लोग हैं 2-3, उन्होंने अपना संगठन बना लिया, ग्रुप बना लिया कि हम तो ये सामान इतने में ही बेचेंगे, खरीदना हो तो खरीदो नहीं तो मत खरीदो। तो वो वहाँ पे क्या चलेगा आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, मतलब वो रॉ मटेरियल जो इनपुट्स हमें दे रहे हैं वो इनपुट्स हमें थोड़ा सा कॉस्टली महंगा इनपुट वो हमें दे सकते हैं। तो ये एक हिडन फोर्स है। हाँ, ये एक हिडन फोर्स है कंपटीशन का, जनरली लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। जैसे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड देयरफॉर एन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को उसकी वजह से फर्क पड़ता है। सप्लायर्स की बार्गेन पावर कब हाँ, तो मोनोपोली बना ली तो बार्गेनिंग मतलब उनका चल रही है, सप्लायर की चल रही है, यहाँ बायर की नहीं चलेगी। यहाँ सप्लायर जो कहेगा कि मैं इतने में ही बेचूंगा तो उतने में ही खरीदना अपन को पड़ेगा, तो वो होती है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अरे जो मैन्युफैक्चरर है ना, देखो अगर रॉ मटेरियल महंगा आएगा, बच्चों ध्यान दो, रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो मैन्युफैक्चरर का जो फिनिश गुड है वो महंगा बन रहा है, वो महंगा बन रहा है तो या तो उसका प्रॉफिट कम होगा या फिर वो कस्टमर को ज़्यादा प्राइस पे वो सामान बेचेगा। तो नुकसान यहाँ पे कस्टमर को भी होगा और मैन्युफैक्चरर को भी नुकसान होगा। तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कब वर्क कर सकती है? जब उनका प्रोडक्ट बहुत क्रूशियल हो बायर के लिए और उनके जनरली कोई ज़्यादा सब्सिट्यूट्स भी अवेलेबल ना हो। सप्लायर को पता है कि इसके लिए ये सामान बहुत ज़रूरी है और मार्केट में ये सामान दूसरों के पास है नहीं, तो वो ज़्यादा प्राइस लगा सकता है, उसको पता है इसको खरीदना तो पड़ेगा तो ये मेरे से ही वो सामान खरीदेगा। जब दे कैन इरेक्ट हाई स्विचिंग कॉस्ट, हेलो 9857 पीछे they can erect high switching cost, मतलब अरे बच्चों एक सेकेंड में आप लोग उथल पुथल हो जाते हो, वापिस समेटना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये हालत है इस क्लास की, नजर हटी दुर्घटना घटी हुई, मतलब मैं ऐसे जोड़ कर रखती हूँ और जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर वैसे बिगड़ जाता हूँ। जो हालत अर्नब की है ना, 4 साल का है वो, सेम हालत, उससे भी बदतर हालत उसके साथ भी यही है। पढ़ा रही हूँ मैं, वो लिख रहा है, उसका होमवर्क चल रहा है टुकी टेबल, और जैसे ही मैं इधर ध्यान दिया वो पता नहीं वो कौन सी ड्राइंगों में पहुंच जाता है, वही जाने वो कहाँ पहुंच जाता है, फिर मैं ढूंढती रहती हूँ कहाँ गया। सेम हालत, 1 सेकंड में सब उथल पुथल हो जाता है। चलो आ जाओ बच्चों, पढ़े। बच्चों पढ़े, सारे कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स, सारे ये कॉम्पिटिटिव कोर्सेज, जब सप्लायर का प्रोडक्ट बायर के लिए बहुत क्रूशियल हो, इम्पोर्टेंट हो, तो सप्लायर्स अपनी बार्गेन पावर यूज में ले सकते हैं। उनको पता है मार्केट में मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है,
जब हाई स्विचिंग कॉस्ट लग रही है, उनको पता है अगर ये मुझे छोड़कर कहीं और जाएगा तो इसको स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी, तो वो आसानी से स्विच नहीं करेगा, तो उनकी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर चलती है। एंड दे आर मोर कंसनट्रेटेड देन देयर बायर्स। कंसनट्रेटेड मतलब संगठन, उनका संगठन ज़्यादा एज कम्पेयर टू बायर्स, तो उनकी बार्गेनिंग पावर्स जो है वो ज़्यादा वर्क कर जाएगी। आया समझ में? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या होता है? हिडन फोर्स है। वो लोग रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो ये बार्गेनिंग पावर कब कब वर्क कर सकती है? जब उनका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्रूशियल हो और उसके सब्स्टिट्यूट्स ना हो, जब हाई स्विचिंग कॉस्ट लग रही हो और वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो एज कम्पेयर टू बायर्स, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स आपका वर्क कर जाता है। अपन ने 3 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पढ़ लिए, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 3 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस कौन से पढ़े? पहला कौन सा पढ़ा? कोई नया बंदा आएगा तो मार्केट में उसकी वजह से क्या होगा? थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। तो जब थ्रेट क्रिएट, कंपटीशन क्रिएट हो जाता है तो हम चाहते हैं नया बंदा आए ही नहीं। तो नहीं आने के लिए आप क्या करते हो? एंट्री बैरियर्स लगाते हो। एंट्री बैरियर्स क्या क्या लगाए? पहला था कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फिर था इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, कॉस्ट पर यूनिट कम। थर्ड क्या था? वो प्रोडक्ट अलग है फिजिकल और परपेचुअल टर्म्स में। यूनिकनेस डेवलप करने के लिए कॉस्ट भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्या था? स्विचिंग कॉस्ट, कि उसको स्विच करवाने पड़ेंगे कस्टमर्स, तो कस्टमर जब स्विच करता है तो वो टेस्ट करेगा, नेगोशिएट करेगा और ट्रेनिंग लेगा। तो अगर उसकी स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो स्विच नहीं करेगा प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल विंडोज एंड लाइनएक्स। नेक्स्ट क्या था आपका? ब्रांडेड, जो सामान बहुत महंगा है और लोग बहुत इनफ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, वो ब्रांडेड सामान ही खरीदेंगे। नए बंदे के लिए मार्केट में ब्रांड क्रिएट करना, आइडेंटिटी को डेवलप करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो वो उसके लिए एक एंट्री बैरियर हो गया। नेक्स्ट क्या था? एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स सारा डिस्ट्रीब्यूशन को खुद ऑक्यूपाई कर कर बैठा है तो नए बंदे को वो नहीं मिल रहा, तो वो उसके लिए एक एंट्री बैरियर हो गया। नेक्स्ट क्या था? पॉसिबिलिटी ऑफ जानबूझकर आप उसको घुसने ही नहीं दे रहे। अगर कोई नया आ रहा है तो आपने अपनी प्राइस इतनी कम कर दी कि वो उतनी कम तक प्राइस तक नहीं मैच कर पा रहा, तो वो एंट्री बैरियर हो गया। फिर अपन ने पढ़ा था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। जब बायर ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, जब बायर के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, वो बताएंगे मार्केट में क्या प्राइस होगी, क्या डायरेक्शन होगी, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स वर्क करती है। कब कब वर्क करेगी? बिग बायर इतना क्रूशियल प्रोडक्ट नहीं और वो आसानी से स्विच कर पा रहा है सब्स्टिट्यूट्स पे। नेक्स्ट क्या था? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एक हिडन फोर्स है जिसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। वो लोग रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ा देते हैं और इनपुट्स की प्राइसेस भी इंक्रीज कर देते हैं। कब कब वर्क करेगा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स? जब क्रूशियल प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट्स कम है, ज़्यादा है, suppliers are more concentrated than buyers. Next जो competitive forces है, that is rivalry, nature of rivalry in the industry. Rivalry का मतलब nature of competition in the industry. उस इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर जितना ज़्यादा कंपटीशन हो तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और आपका प्रॉफिट, ये सारी चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। कंपटीशन की वजह से सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर्स और प्रॉफिट सबको फ़र्क पड़ता है। जितना इंटेंस, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ही कम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उतना ही कम वहाँ पे लोगों के पास प्रॉफिट होगा। इंटेंस मतलब स्टिफ, जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना कम प्रॉफिट बचेगा, तो वो उतनी कम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती जाएगी। कंपटीशन ज़्यादा होता है तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम होता है। कब कब प्रॉफिट कम हो रहा है? अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो प्रॉफिट कम होगा। क्या क्या चीज़ें? पहला है इंडस्ट्री लीडर। इंडस्ट्री लीडर, उस इंडस्ट्री में अगर कोई लीडर है सपोज, तो वो लीडर क्या करेगा? वो लीडर वो लोगों को प्राइस वॉर करने ही नहीं देगा। मतलब
ए ने प्राइस कम की तो बी ने भी कम कर दी, सी ने भी कम कर दी, फिर ए ने और कम की, बी ने और कम की, सी ने और कम कर दी। ये होता है प्राइस वॉर। प्राइस वॉर करोगे तो अल्टीमेटली सबका प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। जो ये लीडर है इसके पास खुद के पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इतना पैसा है, और ये लीडर है तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइसेस सबसे कम होंगी। तो जो स्मॉल कंपनीज हैं वो कभी भी प्राइस वॉर के बारे में सोचेंगी ही नहीं। पर अगर लीडर नहीं होता तो सारी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनियां भी प्राइस वॉर कर रही होती। जब सब लोग प्राइस वॉर कर रहे हैं तो सबका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लीडर होगा तो प्रॉफिट सबका मेंटेन रहेगा, इतना कम प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर लीडर है तो वो प्राइस वॉर करने ही नहीं देगा, उस एक्टिविटी को करने ही नहीं देगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है तो वो स्मॉल फर्म्स को प्राइस वॉर करने ही नहीं देता। तो स्मॉल फर्म्स को पता है हम प्राइस वॉर करेंगे तो हम पहले ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि लीडर की ऑलरेडी प्राइसेस बहुत कम होगी, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम इंडस्ट्री से बाहर निकल जाएंगे। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कोई इंडस्ट्री है उसमें लीडर तो है जो आपको प्राइस वॉर नहीं करने दे रहा, बट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कॉम्पिटिटर्स, जितने भी लोग compete कर रहे हैं वो बहुत सारे 1 लाख है। एक अकेला लीडर सबको कम्युनिकेट नहीं कर सकता है कि अपन को ये नहीं करना चाहिए, इससे हम सबका प्रॉफिट कम होगा। तो अगर लीडर है पर कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं तो भी क्या होगा, सबका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, तो भी कंपनीज compete करेंगी। लीडर है पर वो सबको बता नहीं सकता कि अपनी एक्सपेक्टेशन को कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से क्या होगा, सबका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट, अगर कोई ऐसी फर्म है जहाँ पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई मशीन है, उसका मेरा दिन का रेंट 500 रुपये का रेंट लगता है, ठीक है, एक दिन में 500 रुपये का रेंट लगता है। अभी क्या चल रहा है, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, पर क्योंकि मेरे को रेंट तो डेली देना ही पड़ेगा, मशीन नहीं बेच रही मैं अभी, तो रेंट तो 500 देना ही, तो मैं सोचती हूँ यार ये एक्सेस कैपेसिटी जो मेरे पास पड़ी है इसको यूटिलाइज करने के लिए क्यों ना मैं क्या कर दूँ, प्रोडक्शन कर दूँ, बना बना कर तो रख दूँ सामान, क्योंकि मेरा रेंट तो लग ही रहा है, पैसा तो लग ही रहा है मेरा, तो मैं प्रोडक्शन करके रख दूँ। अब आपने इस फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आपने खूब सारा प्रोडक्शन कर दिया, आप प्रोडक्शन कर दिया, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आपके पास सामान ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी प्राइस कम करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बेयर हो रही है, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो आप उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे, आप अपनी प्राइजेस कम कर देंगे, आप एक्सेस कैपेसिटी को ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, तो आपको अपनी प्राइजेस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्राइस कम की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी कॉस्ट को कवर करना चाहते हैं, डिमांड आए ना आए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे ये है कि मेरी जो एक्सेस कैपेसिटी की जो कॉस्ट लग रही है फिक्स्ड कॉस्ट, उसको मुझे कवर करना है। उसको कवर करने के लिए बेमतलब का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको सामान बेचने के लिए प्राइस कम करनी पड़ेगी और आपका जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, उसके कारण पढ़ रहे हैं। पहला कारण था इंडस्ट्री लीडर, अगर लीडर होता तो प्राइस वॉर नहीं करने देगा तो प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, पर लीडर नहीं है तो प्राइस वॉर होगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेकेंड रीजन है आपका नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कि अगर लीडर है पर कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं तो वो सबको नहीं समझा पाएगा मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, अपन को प्राइस वॉर नहीं करना चाहिए सबको, तो वहाँ पे सबका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। थर्ड क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो उसको एक्सेस कैपेसिटी को कवर करने के लिए आप प्रोडक्शन करोगे, आपकी डिमांड चाहे आए ना आए आप अपनी कॉस्ट को कवर कर रहे हो, और जब सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम तो आप क्या कर दोगे, अपनी प्राइजेस भी कम कर दोगे, और प्राइस कम हुई मतलब आपकी जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट एग्जिट बैरियर्स, बच्चों ये क्या होते हैं, एंट्री बैरियर्स तो पढ़ लिया अपन ने, एग्जिट मतलब आप बाहर नहीं जा पा रहे, आपको बाहर निकलना है पर नहीं निकल पा रहे। कोई एक कंपनी है ABC, सपोज
उसको दिख रहा है कि उसका बिजनेस डूब रहा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं चल रहा उसका बिजनेस। अब वो सोच रहा है मैं बिजनेस को बंद कर दूँ। अब बंद करने के लिए उसने क्या किया, उसके पास जो मशीनरी थी उसने कहा ये मशीनरी मैं बेच दूँ फिर मैं बिजनेस बंद कर दूँगा। अब मशीनरी उसकी कौन सी मशीनरी थी, स्पेशलाइज्ड मशीनरी, जो सिर्फ और सिर्फ एक या 2 आइटम बना पा रही है। ऐसी कुछ यूनिक मशीनरी होगी जो यूनिक प्रोडक्ट्स बनाती होगी। अब उसको मार्केट में इस मशीन का कोई बायर नहीं मिल रहा, वो मशीन अपने उठाकर घर पे भी नहीं रख सकता। उस मशीन के लिए उसको एक रेंट, मतलब एक जो भी जगह है वहाँ लेनी पड़ रही है, वहाँ वो मशीन उसकी खड़ी है। अब उसने सोचा कि मैं बाहर तो निकल नहीं पा रहा, मशीन बिक नहीं रही, जब तक नहीं बिके तब तक तो वो चाहेगा ना कि मैं कुछ ना कुछ तो करूं। उस मशीन को खाली पड़ी है, इससे अच्छा तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करूं, आज 10-20 यूनिट भी डेली की बेचूं तो कुछ तो बिक रहा है मेरा सामान। तो फिर वो सर्वाइवल के लिए मेहनत करता रहेगा सर्वाइवल के लिए, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनका प्रॉफिट जो है वो कम होता रहेगा, मार्केट शेयर जो है वो कम होता रहेगा। अगर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कम एग्जिट बैरियर्स हैं, मतलब आप चाहो जब निकल सकते हो तो आपका प्रॉफिट सबका ज़्यादा, पर एग्जिट बैरियर ज़्यादा लगे हुए हैं तो सबका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई प्लेयर है तो वो 0.1% कुछ ना कुछ शेयर तो आपका ले ही रहा है, तो उतना परसेंट आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। तो राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स डिक्लाइन, कॉम्पिटिशन जो है वो कम हो सकता है अगर कुछ कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री छोड़कर चल जाएं, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में जो कॉम्पिटिशन है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। प्रॉफिट्स जो है वो उनके ज़्यादा हो सकते हैं जब आपके फ्यू एग्जिट बैरियर्स हो। पर एग्जिट बैरियर हो सकते हैं कई बार ऐसी कोई एसेट होती है जो आपको स्पेशलाइज्ड है, और देयरफॉर स्पेशलाइज्ड है तो बाकी सबके लिए कोई इतनी स्पेशल वो, मतलब कोई और उसको खरीदना नहीं चाहता क्योंकि उनके काम की नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड है। तो आपको कोई बायर नहीं मिल रहा तो आप मशीन नहीं बेच रहे तो आप उस इंडस्ट्री से बाहर नहीं निकल रहे। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, एग्जिट बैरियर पावरफुल हैं आपके, तो आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप क्या कर रहे हो उसमें अभी भी हो तो बाकी सबका क्या हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप सर्वाइवल के लिए हाथ पैर मारते रहोगे, मतलब उनके लिए कुछ ना कुछ कंपटीशन क्रिएट करते रहोगे। आया समझ में एग्जिट बैरियर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है बच्चों, तो वहाँ प्राइस वॉर करने की जरूरत नहीं है, वहाँ अपने आप ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। पर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सेम पेन ड्राइव सबकी सेम आती है, स्टैंडर्ड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, सीडी सेम आती है, डीवीडी सेम आती है। तो जब सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ पे तो कंपटीशन क्रिएट हो गया तो सब लोग प्राइस वॉर करेंगे और प्रॉफिट कम हो जाएगा। पर अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट है, तो वहाँ कोई प्राइस वॉर नहीं होगा तो प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड लास्ट क्या है आपका, स्लो ग्रोथ। क्या था स्लो ग्रोथ, मेच्योरिटी वाली जो स्टेज थी ना प्रोडक्ट की या इंडस्ट्री की, अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो स्लो ग्रोथ वाली स्टेज पे, मेच्योरिटी वाली स्टेज पे, और उस स्टेज पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्टिफ कंपटीशन है, तो वहाँ पे आप ग्रो करने के लिए हाथ पैर मारते हो, या आप ये सोचते हो एटलीस्ट हम जहाँ हैं हम वहाँ तो रहें, तो वहाँ जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं रीजंस कि किस वजह से एग्जिस्टिंग फर्म्स का प्रॉफिट कम होता है, किस वजह से होता है। पहला क्या था, इंडस्ट्री लीडर है तो कम नहीं होने देगा, पर नहीं है तो प्राइस वॉर होगा और प्रॉफिट कम होगा। सेकंड क्या था, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, अगर लीडर तो है पर कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा है, वो सबको नहीं समझा पा रहा, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो प्रॉफिट कम। नेक्स्ट क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो उसको एक्सेस कैपेसिटी को कवर करने के लिए आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, डिमांड है नहीं मार्केट में, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, तो प्राइस कम होगी, तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या थी, एग्जिट बैरियर, कि कोई इंडस्ट्री में जब एग्जिट बैरियर्स कम होते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कुछ लोग छोड़कर चले जाएंगे इंडस्ट्री को तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। पर अगर एग्जिट बैरियर्स हैं, जैसे कि कोई असेट है, मशीनरी, वो स्पेशलाइज्ड है, बाकी लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो नहीं बिकेगी, तो मुझे मेरे सर्वाइवल, जब तक वो नहीं बिकी मुझे एग्जिस्ट करना है तो मेरे को सर्वाइव करना है, उसके लिए मैं हाथ पैर मारूंगी, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का
प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंट है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, पर अगर डिफरेंट नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो सब लोग प्राइस वॉर करेंगे, प्राइस वॉर करते ही प्रॉफिट कम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या था, स्लो ग्रोथ। अगर इंडस्ट्री स्लो ग्रोथ वाली स्टेज में है और उसमें स्टिफ कंपटीशन है, तो क्या होगा, आप अपना सर्वाइवल के बारे में वहाँ पे सोचते हो, स्टेबिलिटी के बारे में वहाँ पे सोचते हो, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। बच्चों वापस बोलो नाम क्या क्या थे, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, टोटल 6 है क्या? ठीक है, दोबारा बोलो वापस। एक बार और बोलो। ठीक है, लास्ट जो माइकल पोर्टर का कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, दैट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सब्स्टिट्यूट्स बन जाते हैं, उसकी वजह से एग्जिस्टिंग प्लेयर का मार्केट शेयर खत्म हो जाता है या उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि पहले क्या होते थे, कैमरास चलते थे, ठीक है, फोटो क्लिक करनी, अभी भी DSLR चलता है पर वो अलग लेवल का कैमरा। पहले हर इंसान कैमरा खरीदता था, कहीं भी फोटो खींचनी है कैमरे से खींचेंगे, पर आजकल सब क्या करते हैं, फोन में फोटो खींचते हैं, कैमरे वैमरे की वैल्यू खत्म। तो जो कैमरा पहले आता था वो उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में फ़ोन आ गया, आपके मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स आ गए, तो जो कैमरा था वो बाहर निकल गया मार्केट से। पहले क्या होता था, नोकिया के वो वाले फ़ोन चलते थे, कीज़ वाले फ़ोन, छोटे वाले चलते थे, कीपैड वाले फ़ोन। अब टच फ़ोन आते हैं, सारे स्मार्टफोन्स आते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट आ गया उसका, तो वो नोकिया के कीपैड वाले फ़ोन जो है वो मार्केट से क्या हो गए, आउट हो गए। तो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करता है तो उसकी वजह से भी सब्स्टिट्यूट एंटर करता है तो उसकी वजह से भी थ्रेट आ जाता है। तो आप चेक करो कि जो प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट, वो आपका सब्स्टिट्यूट है या नहीं है। जैसे मोबाइल फ़ोन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो अपने लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कोई भी लैंडलाइन पे फ़ोन नहीं करता, किसी के घर में लैंडलाइंस नहीं मिलते, क्योंकि घर में जितने लोग, सबके पास अपना पर्सनल फ़ोन होता है। तो सब्स्टिट्यूट की वजह से आपका ऊपर बहुत सारा थ्रेट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, पहले कैमरास होते थे, अब क्या होते हैं, उसकी जगह स्मार्टफोन्स आ गए। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया बच्चों, माइकल पोर्टर के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पढ़ लिए। एक बार दोबारा से रिविजन करते हैं जल्दी से। माइकल पोर्टर के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। पहला क्या था अपना, थ्रेट फ्रॉम न्यू। अगर कोई नया बंदा एंटर करता है तो उसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होता है, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का सेल्स कम होती है, प्रॉफिट कम होता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एंट्री बैरियर लगाते हैं। पहला एंट्री बैरियर क्या था, कैपिटल। अगर उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आपको बहुत ह्यूज कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो कोई भी नया बंदा आसानी से उसमें नहीं घुसेगा। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्या था, अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर रहा है, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो आपकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, कॉस्ट पर यूनिट कम। नए बंदे के लिए कम कॉस्ट पे, इतनी कम कॉस्ट पे काम करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए एंट्री बैरियर हो गया। नेक्स्ट क्या था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर मेरा प्रोडक्ट फिजिकली या परपेचुअली डिफरेंट है तो नए बंदे को यूनिकनेस क्रिएट करने में कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, पैसा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो उसके लिए एक एंट्री बैरियर हो गया। नेक्स्ट क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट। हाँ, स्विचिंग कॉस्ट कि जब नया बंदा आता है तो उसको कस्टमर्स को स्विच करवाना पड़ेगा पुराने से अपने पास, तो वो कस्टमर जब स्विच करता है तो वो टेस्ट करेगा, नेगोशिएट करेगा, ट्रेनिंग लेगा। अगर हाई स्विचिंग कॉस्ट लग रही है तो वो स्विच नहीं करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हो गया विंडोज एंड लाइनर, तो उसके लिए एक एंट्री बैरियर हो गया। नेक्स्ट क्या था, ब्रांड आइडेंटिटी। जो बहुत कम सामान खरीदते हैं, बहुत महंगा सामान होता है, वो लोग ब्रांडेड ही सामान खरीदेंगे, नए बंदे को ब्रांड क्रिएट करना मुश्किल है, वो एंट्री बैरियर हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर ने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ऑक्यूपाई कर रखा है, नए के लिए कुछ नहीं बच रहा, तो वो उसके लिए एक एंट्री बैरियर हो गया। और लास्ट क्या था, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन।
जानबूझकर पुराना बंदा नए को नहीं घुसने दे रहा, वो अपनी प्राइस इतनी कम कर रहा है कि नया वाला उसको मैच नहीं कर पा रहा, तो वो उसके लिए क्या हो गया, एक एंट्री बैरियर हो गया। क्लियर है। सेकंड अपन ने पढ़ा था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। जब बायर्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, जब बायर्स डिसाइड करते हैं मार्केट की क्या डायरेक्शन होगी, क्या प्राइस होगी, तब उनकी बार्गेनिंग पावर चलती है। कब कब चलती है? जब उनके पास फुल नॉलेज हो, जब वो बिग बायर्स हो, और जब ज़्यादा क्रूशियल नहीं है उनका प्रोडक्ट, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, इतना क्रूशियल नहीं है, वो आसानी से स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ये एक हिडन फोर्स है, जनरली लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में। वो लोग रॉ मटेरियल की इनपुट्स की कॉस्ट प्राइस बढ़ा देते हैं। कब वर्क करेगा ये? जब मल्टीपल सब्स्टिट्यूट्स नहीं है और क्रिटिकल है उनके लिए। देन हाई स्विचिंग कॉस्ट लग रही है एंड वो लोग ज़्यादा कंसंट्रेटेड है एज कम्पेयर टू बायर्स। नेक्स्ट क्या है आपका? लाइबिलिटी अमंग द करंट प्लेयर। जितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा उतना ही कम प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कम कब कब होगा? उसके रीजंस, पहला था इंडस्ट्री लीडर। अगर लीडर है तो वो प्राइस वॉर करने ही नहीं देगा। स्मॉल फर्म्स को पता है उसके पास इतना पैसा है कि वो लोगों को प्राइस वॉर करने ही नहीं देगा, पर नहीं है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? कॉम्पिटिटर्स। लीडर तो है पर इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, सबको समझाना मुश्किल है, एक्सपेक्टेशन बताना, तो वहाँ पे प्राइस वॉर होगा और सबका प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट। कई बार आपके पास एक्सेस कैपेसिटी, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा लगती है, उसको कवर करने के लिए आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो, चाहे डिमांड हो चाहे नहीं हो। आपकी डिमांड कम है पर सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो उसको बेचने के लिए आप अपनी प्राइसेस कम करते हो, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। नेक्स्ट क्या थी? एग्जिट बैरियर्स। अगर कुछ लोग छोड़कर चले जाएं तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का प्रॉफिट ज़्यादा, अगर एग्जिट बैरियर्स कम तो प्रॉफिट ज़्यादा। पर अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे मेरे को बाहर निकलना है, पर असेट है जो मेरी बिक ही नहीं रही क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है, बाकी लोगों को मेरी असेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब मैं अभी भी एग्जिस्ट कर रही हूँ तो मैं सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगी, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का उसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर प्रोडक्ट यूनिक है तो डरने की जरूरत नहीं है, आपका प्रॉफिट अच्छा होएगा, पर अगर प्रोडक्ट सेम है तो वहाँ प्राइस वॉर होगा और आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कम है और उसमें इंटेंस कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन है, तो आप वहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं और आपका प्रॉफिट क्या होता है? कम होना शुरू हो जाता है। फिर लास्ट क्या था अपना? थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। अपन ये देखते हैं नया बंदा जो आया वो सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट होगा तो उसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट होगा, मेरा मार्केट शेयर कम भी हो सकता है, प्रॉफिट सेल सब कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लैंडलाइन फोन्स एंड स्मार्टफोन्स, फॉर एग्जाम्पल आपके कैमराज एंड स्मार्टफोन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया? माइकल पोर्टर के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस अपन ने पढ़ लिए। आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, बाकी का